हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारा राइट टू इक्वालिटी जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने देखा है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक के अंदर एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारे क्या क्या राइट्स होते हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा राइट टू फ्रीडम। आज़ादी तो हमको मिली है डेफिनेटली, लेकिन ये आज़ादी किन चीज़ों में हमको मिली है, उसके अंदर हमारे अधिकार जो है वो क्या कौन सी चीज़ों को बिलोंग करते हैं, तो वो है हमारे राइट टू फ्रीडम। तो आओ बच्चों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। राइट टू फ्रीडम। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि भारत का हमारा संविधान है बच्चों, वो हमें क्या देता है? राइट टू फ्रीडम देता है। कौन से फ्रीडम देता है हमको? वो फ्रीडम हमको आर्टिकल 19 से लेके 20, 21 एंड 22 में पता चलेंगे, जिसके अंदर इंडिविजुअल राइट्स की गारंटी होती है कि कौन से राइट्स हमको मिले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने आर्टिकल 19 के साथ, जो बोलता है फंडामेंटल फ्रीडम्स, जो बेसिक फ्रीडम्स तुमको मिले हैं। तो आर्टिकल 19 जो है हमको 6 फ्रीडम्स की गारंटी देता है, 6 तरीके की आज़ादी की गारंटी देता है, और इसी के साथ साथ हमको बताता है कि ये जो 6 फ्रीडम है ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया को क्या मिले हैं? एज राइट मिले हैं, अधिकार मिले हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप चाहो तो आप अपनी मनोभावनाओं को, आप चाहो तो आप अपने विचारों को, आइडियाज़ को, थॉट्स को क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, तो वो होता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड आता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि हमको जमा होने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होना है, जमा होना है आपस में, तो हम पीसफुली क्या करेंगे? असेंबल करेंगे विदाउट एनी आर्म्स। तो विदाउट आर्म्स का मतलब होता है ये कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन हमारे पास में नहीं होना चाहिए, चाकू, पिस्तौल, ये सब लेकर कोई झुंड बनाकर खड़े मत हो जाओ। नेक्स्ट आता है टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, हम चाहे तो सोशल यूनियंस एंड सोशल एसोसिएशंस आपस में अपने ग्रुप्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए किसी तरीके की मनाही नहीं है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और पूरे भारत देश में हम किसी भी स्टेट में फ्रीली घूम सकते हैं। घूम सकते इसका मतलब ये नहीं कि बॉर्डर पे जाकर आप जाकर खड़े हो जाओ, नहीं। टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया के अंदर आप कहीं भी जा सकते हो। अगर स्पेसिफिकली बॉर्डर्स के एरिया पर जाते हो तो बच्चों वहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल परमिशन की। ओके, तो वहाँ जाकर खड़े हो जाना और बोलना नहीं कि मैम ने तो हमको पढ़ाया था कि हम कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे कहीं भी हम नहीं जा सकते। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो बाउंड्रीज के अंदर ही इंडिया के कहीं भी आप रह सकते हो, जहाँ चाहो आप सेटल हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है हम मुंबई को बिलोंग करते तो हम दिल्ली जाकर सेटल नहीं हो सकते हैं, या पुणे जाकर सेटल नहीं हो सकते। जहाँ आपका मन करे आप वहाँ जाकर रह सकते हो और सेटल हो सकते हो, तो उसमें भी हमको आज़ादी मिली है। जो नेक्स्ट हमारा फ्रीडम है, हमको बोलता है अक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि 44th अमेंडमेंट ने क्या किया है? डिलीट कर दिया गया था। यानी कि हम चाहे तो प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, खरीद कर अक्वायर कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी चाहे तो बेच भी सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हम जो चाहे प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी इच्छा है मुझे टीचर बनना है, मैं बन गई, कोई आकर मुझे बोल नहीं सकता कि आप क्यों बने। सिमिलरली आपको जो आगे का ऑक्यूपेशन कैरी करना है अपने स्टडीज़ के बाद में, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, जो कुछ भी बनना है वो आप बन सकते हो। कोई भी किसी भी प्रोफेशन को सिलेक्शन के लिए आपको मना नहीं किया गया है। तो ये 6 राइट हैं हमारे, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। ये 6 बेसिक राइट्स है हमारे, फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे आर्टिकल के अंदर आते हैं। फंडामेंटल फ्रीडम है बेसिकली ये। ओके, अब आर्टिकल 19(1 जो है, जैसे मैंने एक एक आपको बताया है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो हमको क्या बोलता है कि इट एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक एक्टिविटीज़। अगर किसी तरीके की पब्लिक एक्टिविटी हो रही है जहाँ पर अपने ओपिनियन शेयर करना है, व्यू शेयर करना है, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो बच्चों? आप यहाँ पर अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा उठाते हुए आप अपने व्यू पॉइंट्स जो है वो लोगों के सामने रख सकते हो पब्लिक एक्टिविटीज़ के अंदर। The phrase freedom of press has not been used in Article 19, but freedom of expression can be exercised through any medium. अब प्रेस करके वर्ड जो है ना वो यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप चाहो, आपको कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी हो, अगर आपको कुछ बोलना हो, तो आप किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से, क्या कर सकते हो? अपनी बातें जो है वो सामने वाले तक क्या कर सकते हो? पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पर प्रेस एक स्पेसिफिकली वर्ड नहीं दिया गया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो भी क्या होता है? वो भी हमारे कौन से फ्रीडम के अंदर इंक्लूड होता है? वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड होता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट राइट के बारे में बात करते हैं।
टू स्पीक और पब्लिश व्हाट वन में थिंक राइट, यानी कि ये हमको बोल रहा है जो तुम सोचते हो तुम्हारे हिसाब से सही है वो तुम पब्लिश कर दो, ये चीज़ भी सही नहीं होगी। ऑल सिटीजन्स डू हैव दिस राइट बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि यहाँ पर हमको हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलता है कि आप बोलो, कोई बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, आप कितना इम्पॉर्टेंट बातें कर रहे हो और क्या वो चीज़ें किसी को हार्म कर रही है, क्या आप किसी को बुरा भला कह रहे हो, तो वो सारे बोलने का अधिकार जो है वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता है। रीजनेबलनेस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, अगर आप ऐसी कोई बातें करते हो जिससे किसी को अपघात पहुंचे, जो कोई हर्ट हो जाए, तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर आपके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जैसे ट्विटर पे देख लो, कितने सारे लोग बहुत कुछ ट्वीट कर देते हैं, छोटी सी बात का बड़ा सा मुद्दा बन जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है बोलकर कोई कुछ भी बोल देता है, फिर बाद में ऐसी बातों को जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। जजेस बैठकर देख सकते हैं क्या ऐसी बातें सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट करती है, अगर करती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर लीगल एक्शन जो है वो लिया जाता है। इसलिए जो भी आप बोलेंगे आपको सोच समझकर बोलना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर कुछ 8 रिस्ट्रिक्शंस है जो हमको बताए गए हैं। पहला है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगता है तो वो रेस्ट्रिक्शन भी इसीलिए लगता है ताकि आप कुछ भी ना बोलो और भला बुरा ना बोलो, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई बात बोलते हो जिससे कि इंडिया की डिग्निटी जो है, इंडिया की इज्जत जो है वो खराब होती है लोगों के सामने, तो डेफिनेटली ऐसी बातों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में हमको बोला जा रहा है कि आप जो है अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करो, अपने ओपिनियंस दो, लेकिन उससे सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट हो जाए ऐसी सिचुएशन मत पैदा करो, क्योंकि हमारे स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। आप ऐसी कोई बात कर दोगे, भड़काऊ भाषण दे दोगे जिससे कि सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट हो जाए, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर यहाँ पर बोलता है पीस एंड सेफ्टी के बारे में, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बोलने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के साथ साथ आपको भी क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस चल रहा है, सही से नहीं चल रहा है, इन बातों के ऊपर ध्यान देना है। स्टेट कैन प्रोहिबिट एक्ट्स ऑफ पब्लिक डिस्टर्बेंसेस एंड पनिश ऑफेंडर्स। अगर आपने ऐसा कुछ किया है, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। फॉर इंस्टेंस स्टेट में पास लॉ अगेंस्ट एयर नॉइज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन। तो इसी के साथ साथ अगर आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, आप सोसाइटी को हार्म कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए पेनलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। Freedom of speech and expression can be restricted on grounds of contempt of court. Civil contempt as well as criminal contempt is prohibited. Civil contempt relates to disobedience to any judgment or order of the court. Civil contempt का मतलब बोला गया है अगर आप ओबे नहीं करते हो, कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, अगर इस तरीके का डिसोबीडियंस रहा आपका, तो डेफिनेटली सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो बोलता है एनी पब्लिकेशन विच टेंड्स टू लोअर द इमेज ऑफ एनी कोर्ट और इंटरफियर विद द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल कब हो जाओगे आप, देखो सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, सुनाया है, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो, वो हो जाता है सिविल। क्रिमिनल क्या होता है, आप ऐसे जज के रिव्यू के जज ने जो फैसला सुनाया है उसके ऊपर आप अपना रिव्यू देते हो और ऐसा कुछ कर रहे हो उनकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर कि उनकी इमेज जो है वो ख़राब हो रही है, किसकी, हमारे कोर्ट की इमेज, यानी कि कानून की इमेज अगर आप ख़राब करने जाओगे डेफिनेटली, तो वहाँ पर क्या होगा, आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आते हो, तो आपके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है डिसेंसी एंड मॉरलिटी। डिसेंसी मतलब आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसके अंदर थोड़ी सी डिसेंसी होनी चाहिए और मॉरल थिंग्स भी इंक्लूड होनी चाहिए। सही गलत, अच्छा बुरा, कब क्या बोलना है, ये सारी ही बातें हमको पता होनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको उसके लिए पनिश किया जा सकता है। फिर आप नहीं बोल सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको मिला है, हमको पनिशमेंट क्यों मिली है भाई। अगर उल्टी सीधी बात करोगे और गलत बात करोगे तो डेफिनेटली आपको पनिशमेंट उसके लिए मिलेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यही होता है आपको बोलने का अधिकार मिला है, लेकिन आपको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं मिला है। नेक्स्ट आता है डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है यहाँ पर व्हेन एनी मैटर इज एक्सप्रेस्ड अगेंस्ट अ पर्सन और ग्रुप दैट अनजस्टली अफेक्ट्स देयर रेपुटेशन और गुडविल। डिफेमेशन इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूँ, अगर मैं किसी के बारे में कोई गलत बात करती हूँ जिससे कि उसकी इज्जत जो है वो दाव पर लग जाती है, जिससे कि मैंने उसका पूरा नाम जो है वो मार्केट में ख़राब करके रख दिया है, ठीक है, तो इसकी वजह से इंसान को क्या फेस करना पड़ता है, बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफेमेशन। तो डिफेमेशन अगर आप करते हो, किसी का नाम ख़राब करते हो,
तो आप एज सिविल और क्रिमिनल रिकॉर्ड दोनों में ही आप गलत कर रहे हो, एज ह्यूमन बींग भी आप गलत काम कर रहे हो, और अगर कानून के नज़र से देखा जाए तो आप एक क्रिमिनल हो जाते हो कि आप किसी का नाम खराब करते हो किसी के बारे में गलत बातें करके। नेक्स्ट आता है इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस एंड वायलेंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज नॉट अलाउ टू इंसाइट पीपल टू वायलेंस और टू कमिट ऑफेंसेस। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप कुछ बोल रहे हैं जिससे कि सोसाइटी में आप आग लगा रहे हो, भड़काऊ भाषण दे रहे हो, जिससे वायलेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है, जो मैंने अभी अभी रिसेंटली आपको समझाया है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो लीगली बच्चों आपको पनिश किया जा सकता है। लास्ट जो हमारा फ्रीडम के अंदर कहता है पॉइंट, वो है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। स्टेट में पनिश ऑल दोज हु ट्राई टू स्पॉइल फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशंस थ्रू द स्पीचेस, राइटिंग्स और अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, फेसबुक है, ट्विटर है, सबका यूज़ करते हुए आपको लिखना अलाउड है, लेकिन आपको कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे दूसरे नेशंस के साथ बहुत ही अच्छे और पीसफुल रिलेशंस जो है वो बने हुए हैं, तो आप ऐसा कुछ कहीं पर जाकर लिखो मत या बोलो मत जिससे हमारा फ्रेंडली रिलेशन अदर नेशन के साथ में ख़राब होता है। आपने किसी नेशन के बारे में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें निकली तो अपने आप, अब वो नेशन जो है उसका आपसे थोड़ी रिश्ता है, उसका तो रिश्ता हमारे पूरे देश से है, राइट। तो अल्टीमेटली उसके जो रिलेशन ख़राब होंगे वो हमारे देश के साथ होंगे। अगर आप ऐसे करते हो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी है अभी, जिसके अंदर हमको पता चलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में किन चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, ऐसे क्या काम है जो आप नहीं कर सकते हो। ओके, आर्टिकल 19(1)(b हमको बोलता है फ्रीडम टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। आपस में मिल सकते हो, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या किसी अदर पर्पस के लिए आप लोग मिल सकते हो बच्चों, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं है। क्या करना अलाउ नहीं है? आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लेकर, चाकू जो है वो, छुरी, हथियार, ये सारी चीज़ें लेकर मत मिलो। मिलना है आपस में मिलो, पार्टी करो, घूमो फिरो, सब कुछ चलेगा, लेकिन मारना नहीं है किसी को। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच गो टुगेदर, यानी कि दोनों ही चीज़ साथ में जाती है कि राइट टू असेंबल एनेबल्स पब्लिक मीटिंग्स और डिस्कशंस फॉर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, यानी कि आप इन्हीं किसी पर्पस के लिए मिलते हो। और उसी के साथ साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली हमको बोलता है कि आपको पीसफुली मिलना है, आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जो दूसरे लोग आते हैं उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए आप लोगों के मिलने की वजह से। स्टेट में इम्पोज एनी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। अगर आप ऐसा कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशंस कैरी करते हो अपने साथ में, तो स्टेट क्या कर सकती है? आप लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कौन से बेसिस पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगी? कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करने की कोशिश की, यानी कि लोगों की बेहतरी के लिए हमने जो फ्रीडम देकर रखा है आपको, आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो, तो उसकी वजह से आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। आर्टिकल 19(1)(c हमको बोलता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। तो राइट टू फ्रीडम जो है, इट एनेबल सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ। Citizens have the right to organize for any lawful purpose to form political parties। अब इसी के साथ साथ हमको बोल रहे हैं कि आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने एसोसिएशंस जो है वो क्या कर सकते हो? फॉर्म कर सकते हो। आपको अधिकार मिला है, ये जो आप एसोसिएशन फॉर्म करते हो या तो किसी लॉफुल पर्पस के लिए हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसके लिए बनाया जा सकता है, प्रेशर ग्रुप्स बन सकते हैं, ट्रेड वर्कर्स या यूनियंस, ट्रेड वर्कर्स या उनकी यूनियंस जो है वो बनाई जा सकती है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी चलेगी जब हम यहाँ पर असेंबल होने की बात करते हैं, एसोसिएशन फॉर्म करने की बात करते हैं। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगेन, अगर आपने ऐसी कोई काम करने की कोशिश की यूनियन फॉर्म करके जिससे कि हमारे कंट्री के लिए ख़राब होगा, स्टेट के लिए ख़राब होगा, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ऐसी कोई चीज़ जो पब्लिक ऑर्डर के लिए सही नहीं है, मॉरल चीज़ें उसके अंदर नहीं है, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हार्म करती है, तो डेफिनेटली एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू ऑल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 19(1)(d जो हमको बोलता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि ये आपको राइट देता है किस चीज़ के लिए? कि आप इंडिया के किसी भी हिस्से में जाकर घूम फिर सकते हो, आपके ऊपर किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। एज सिटीजन आपको ये क्वालिटी ऑफ फ्रीडम जो है एंजॉय करने मिलता है। फ्री मूवमेंट जो है वो आपको मिलता है हमारे कंट्री के अंदर कि कहीं भी आप जा आ सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, अ सिटीजन कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री टू कम्युनिकेट फ्रीली एंड टू फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि उसको कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना है, कहीं भी जाकर रहना है, घूमना फिरना है, तो उसको परमिशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी बोला जा रहा है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो भी लगाया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रिसेंटली देखा था लास्ट 2 सालों से बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस जो था वो क्या हो गया था, आपको कोई ग्रुप फॉर्म करने नहीं मिल रहा था, कोई एसोसिएशंस में आप जा नहीं रहे थे, और उसी के साथ साथ हमारा ये जो राइट है उसको भी क्या करके रखा था, डिसेबल करके रखा था। किस चीज़ के लिए डिसेबल किया था, क्योंकि बिकॉज दैट वायरस वॉज सो हार्मफुल कि वो फैल सकता है, अगर आप उससे अफेक्टेड हो ऑलरेडी तो आपको इंडिया के दूसरे हिस्सों में जाकर दूसरों को फैलाना नहीं है। इसीलिए जब ऐसे किसी तरीके के एपिडेमिक्स आते हैं तो ऐसे एपिडेमिक्स को कंट्रोल करके रखने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे हमारे फ्रीडम्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि आप रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो। इसीलिए अभी आप सोचोगे ये तो हमने इतना सारा राइट्स पढ़ लिया, हम तो कहीं भी घूम फिर सकते हैं, तो हमको क्यों रोका गया, इसीलिए रोका गया है जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर सोल्यूशन भी दिया हुआ है ताकि आगे जाके कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि हमको फ्रीडम है कि हम इंडिया के किसी भी हिस्से में जाकर क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, किसी को परेशान किए बिना, और अपनी जनरल प्रोटेक्शन or for the protection of scheduled tribes because certain safeguards as are envisaged here seem to be justified to protect indigenous and tribal people from exploitation and coercion। तो यहाँ पर हमारी बात आ जाती है थोड़े बहुत scheduled tribes के बारे में, जहाँ पर हमको बोल रहा है कि ये जो right of freedom हमको मिला है उसमें कई तरीके के restrictions भी रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके इंटरेस्ट में है, जनरल पब्लिक के लिए भी है और scheduled tribes के लिए भी है, तो ऐसे restrictions डाले गए हैं ताकि ये लोगों को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 19(1)(f), फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो फ्रीडम है बच्चों, ये हमको क्या बोलता है कि आपके पास ओके नाउ दिस राइट टू फ्रीडम हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो राइट है वो फंडामेंटल राइट में से क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट के तहत। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस लाना, तो 44th अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 1978 में क्या हो गया है, चेंज हो गया है, एंड मेड इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको फंडामेंटल राइट से निकाल कर क्या कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर फ्रेम कर दिया है आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, Article 300A states no person shall be deprived of his property save by authority of law। Article 300A हमको बोलता है किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती से उसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकाला नहीं जा सकता है, चाहे कुछ भी हो। अथॉरिटी ऑफ लॉ है हमारे पास में, हाँ अगर गैर कानूनी तरीके से वो रह रहा है आकर तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हम किसी को उसकी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। So the next one says Article 19(1)(g), freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। तो ये हमको क्या बोल रहा है, आर्टिकल 19(1)(g) हमको बोलता है कि आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये भी चीज़ बोला जा रहा है अगर आप कोई डेंजरस या इमोरल बिजनेस करने का सोच रहे हो, ऐसा बिजनेस जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, अगर ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो तो बहुत यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो आप नहीं सोचना बिल्कुल भी कि हम फ्रीली कोई भी बिजनेस जो है वो करना शुरू कर दे, वीड, गांजा ये भी बेचना शुरू कर दे, नहीं, दीज ऑल आर इमोरल एंड इलीगल बिजनेसेस विच यू ऑल कैन नॉट डू। ओके, सो Also, professional or technical qualifications may be prescribed for practicing any profession or carrying on any trade। और इसी के साथ साथ हमको यहाँ बोला भी जा रहा है कि अगर ऐसा कोई बिजनेस आपको करना भी है तो आपको प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं और उल्टे सुटे आप जो है वो वहाँ पर चले गए अपना बिजनेस ओपन करने के लिए। प्रॉपर आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये है हमारा आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम के अंदर। अब आता है हमारा आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शंस की बात करता है। प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस गारंटीड अंडर आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है वो क्या बोलता है, बेसिकली नो वन कैन बी अवॉर्डेड पनिशमेंट विच इज़ मोर देन व्हाट द लॉ ऑफ द लैंड प्रिस्क्राइब्स एट दैट टाइम। यानी कि किसी को भी जो सज़ा मिलनी चाहिए, जो गुनाह किया है उसकी जो सज़ा मिलनी चाहिए वो उस गुनाह से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए, वो उस गुनाह से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जो बताया गया है, जितने सेक्शंस लगे हैं, आईपीसी की धाराएं हैं, उसी हिसाब से उस इंसान को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। दिस लीगल एक्सियम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नो क्रिमिनल लॉ कैन बी मेड रिट्रोस्पेक्टिव। अब हम सोचते हैं ना कई बार कि यार रेपिस्ट है उसको तो मार ही डालना चाहिए, उसको तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, ये हमारे अंदर का गुस्सा बोल रहा होता है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं, कानून भी जानता है, हम अपना जो गुस्सा है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कानून को तो करके रखना पड़ता है, क्योंकि जिसने जो गुनाह किया है उसको उससे बढ़कर सज़ा जो है वो नहीं मिल सकती है। ये जो कानून बनाए गए, धाराएँ बनाई गई है, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, उनको सज़ा जो है वो देने वाले हैं।
An act to be an offense, the essential condition is that it should have been an offense legally at the time of committing it. और एक एक्ट, कोई भी एक एक्ट ऑफेंस कब बनता है, कोई भी एक एक्शन ऑफेंस कब बनता है, ऑफेंसिव कब बन जाता है, जब उसने उस वक्त वो सारा काम किया हो जो लॉ के हिसाब से मना किया गया था। लीगली उसने उस वक्त उस टाइम पर कमिट किया रहना चाहिए। सिर्फ आपने सुनी सुनी बातें, ये चुगलियों जैसा किस्सा नहीं कि हाँ भाई सुनी सुनी बातें हैं किसी और को जाकर बता दो, ऐसा नहीं होता है। उसने अगर वो एक्ट कमिट किया है, उस टाइम पर कमिट किया है, तो लीगली वो इलीगल काम कर रहा है। अगर उसने लॉ के हिसाब से इलीगल काम किया हुआ है, तो आप बोलोगे लीगली इलीगल क्या होता है। लॉ के हिसाब से अगर उसने इलीगल काम किया है, कमिट किया है क्राइम, तो उसको सज़ा उसकी मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कंपल्शन इन दिस आर्टिकल रेफर्स टू व्हाट इन लॉ इज कॉल्ड ड्यूरेस, इंजरी, बीटिंग or unlawful imprisonment to make a person do something that he does not want to do. This article is known as safeguard against self incrimination. यहाँ पर देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. यानी कि सिंपल टर्म्स में मैंने गुनाह किया है और मैं ही विटनेस बनकर भी आ रही हूँ कि नहीं मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने ये चीज़ देखी थी। कई बार होता है ना, आप अपने आप को जब गलत साबित करता है, कोई आपको बोलता है कि आपने कोई गुनाह किया है, चोरी किया है, फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, उस वक्त हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ना कि हमने तो ये चीज़ किया ही नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए तो आप अपने आप को विटनेस नहीं बना सकते हो। ये अलग बात है ना, क्रिमिनल भी आप हो, विटनेस भी आप हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो कानून इस चीज़ की इजाज़त जो है वो नहीं देता है। तो ये जो प्रोसेस है कंपल्शन, इसमें जो बोला जा रहा है ये आर्टिकल में, इसका मतलब होता है ड्यूरेस। ड्यूरेस मतलब इंजरी, यानी कि खुद को मारना, पीटना। अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट टू मेक अ पर्सन डू समथिंग दैट ही डज नॉट वांट टू डू, जानबूझकर मारते रहना और बोलना, कबूल करवाना कि हाँ तूने ही एक चीज़ किया है, तूने ये गुनाह किया है, तो वो भी अलाउड जो है वो नहीं होता है। The other principle enshrined in this article is known as the principle of double jeopardy, that is, no person can be convicted twice for the same offense. This principle was first established in the Magna Carta. सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी बात है यहाँ पर बच्चों, अगर आपने एक गुनाह किया है, उस गुनाह की सज़ा आपको मिल गई है, ठीक है, बाद में जाकर अगर आप गिल्टी प्रूफ हो भी जाते हो, लेकिन पता चलता है घुमा फिरा कर गिल्टी प्रूफ किया है, गुनहगार तो यही था, तो एक गुनाह की 2 बार आपको सज़ा जो है वो नहीं मिल सकती है। एक गुनाह की 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है। आर्टिकल 21 हमको बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपकी ज़िंदगी की और आपकी पर्सनल फ्रीडम की यहाँ पर बात हो रही है, आपकी प्राइवेसी की बात होती है। आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कि कानूनी तौर पर जो आपको पर्सनल लिबर्टी फ्रीडम दिया गया है वो ही आपको अलाउड है, उसके अलावा कोई और चीज़ें आपको अलाउड नहीं है जो कानूनी तौर पर एस्टैब्लिश किया गया है लॉ में। This means that a person's life and personal liberty can only be disputed if that person has committed a crime. यानी कि ये आर्टिकल हमको क्या बोलता है, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आप नहीं बोल सकते वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरी पर्सनल लिबर्टी है, मुझे खून करना अच्छा लगता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि लॉ के हिसाब से वो बात गलत है। However, the right of life does not include the right to die and hence suicide or an attempt thereof is an offense. और इसीलिए अभी आप बोलोगे पर्सनल लिबर्टी मिली है, मैं मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके साथ में कुछ भी करूँ, मुझे सुसाइड करना है, मैं सुसाइड कर लूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, नहीं, लीगली ये मना है, इट इज़ एन ऑफेंस, इट इज़ अ क्राइम। Okay, attempted suicide being interpreted as a crime has seen many debates. Supreme Court of India gave a landmark ruling in the year 1994. यानी कि जितने भी ऐसे सुसाइड वाले क्राइम हुए ना, उसके ऊपर कई सारी बहसें चली है, बहुत सालों तक उन बातों पर बहस चलती गई है। और 1994 में भी क्या हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क रूलिंग जो है वो बनाया था। कोर्ट रिपील सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पेनल कोड, IPC धारा 309 के हिसाब से, अंडर विच पीपल अटेम्प्टिंग सुइसाइड कुड फेस प्रोसिक्यूशन एंड प्रिजन टर्म्स ऑफ अप टू 1 ईयर। यानी कि अगर ऐसा कोई इंसान है जो सुइसाइड कमिट करता है तो IPC की धारा सेक्शन 309 बोलता है कि ऐसे इंसान को 1 साल तक की क्या हो सकती है, जेल हो सकती है और कुछ जुर्माना भी उसको भरना पड़ेगा। इन द ईयर 1996 हाउएवर अनदर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग नलिफाइड द अर्लियर वन। लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने क्या कर दिया, पहले वाले को, ये जो सेक्शन बना हुआ था उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया।
अब यहाँ पर अगर हम देखें एक्सप्रेशन लाइफ इंक्लूड्स, यानी कि अगर हम बात करेंगे हमारे यहाँ टर्म लाइफ की, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। पहला है राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, यानी अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर फैक्ट्रीज है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, आपको हक है कि आप अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में रहो। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, आप अपनी इज्जत के साथ में सोसाइटी में रहना डिजर्व करते हो। देन वी हैव राइट टू लाइवलीहुड, जीने का अधिकार है आपको। राइट टू एजुकेशन जो आपको मिला है, आपको पढ़ाई लिखाई का भी अधिकार है। तो इस तरीके के कुछ आपके लाइफ में आपके राइट्स है। अब जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली पर्सनल लिबर्टी के बारे में, इट इंक्लूड्स ऑल द फ्रीडम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड नहीं है वो आपकी पर्सनल लिबर्टी में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, भाई दुनिया भर घूमो फिरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, बस प्रॉपर पासपोर्ट के साथ में जाना, तारों के नीचे से मत जाना। राइट टू प्राइवेसी, ये भी हमको अलाउड है। राइट टू लीगल एड, अगर आपको लीगली हेल्प चाहिए अपनी कंट्री में तो वो भी आपका अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता है। कोर्ट केसेस के लिए अगर आपको स्पीड ट्रायल चाहिए वो भी आपको अधिकार है। राइट ऑफ अ प्रिजनर टू सोशलाइज विद फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स सब्जेक्ट टू प्रिजन रेगुलेशंस एंड सो ऑन। अगर कोई कैदी है बेचारा तो आप ये नहीं बोलोगे गुनहगार है भाई, तुझे तो बाहर आने का हक ही नहीं है। सोशलाइज हो सकता है, किसके साथ सोशलाइज हो सकता है? अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। और जेल के कानून और नियम के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उसको चलना पड़ेगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है हमारे इन राइट्स के ऊपर। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट दिस फ्रीडम्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जहाँ कहीं भी कोई भी राइट में तुमने 3 वर्ड देख लिया ना, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पर याद रखना ना, अगर इन चीज़ों को तुम हार्म करोगे, डैमेज करोगे, इंडिया का नाम खराब करोगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल देगी। Interest of morality and public order, government can impose restriction. However, the right to life and personal liberty cannot be suspended by an order of the President of India during a state of emergency. लेकिन अगर हम बात करते हैं राइट टू लाइफ की और पर्सनल लिबर्टी की, तो ये जो हमारे 2 इंपॉर्टेंट राइट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर रेस्ट्रिक्शन कब आएगा, जब भी एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी हमारे कंट्री में डिक्लेयर होती है प्रेसिडेंट की तरफ से, तो ही जाकर क्या होगा बच्चों, तो ही जाकर हमारा ये जो राइट्स है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ सकता है। वो रेस्ट्रिक्शन कैसे आता है, सस्पेंड हो जाते हैं हमारे ये राइट्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। इन 2002 थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 21A वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि इन 2002 कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 86th अमेंडमेंट एक्ट था उसमें क्या हो गया, आर्टिकल 21A जो है वो बनाया गया। इट मेड प्राइमरी एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। प्राइमरी एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन जो हर किसी को मिलना चाहिए, वो हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है। आर्टिकल 21A क्या बोलता है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ध्यान देना, स्टेट क्या देना चाहिए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। किसको देना चाहिए, टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यानी 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को क्या मिलना चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, और उसी के साथ साथ फ्री भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्री भी होना चाहिए, कंपलसरी भी होना चाहिए। फ्री भी होना चाहिए, कंपलसरी भी होना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, हर वो बच्चा जो 6 साल से लेकर 14 साल तक की एज ग्रुप को बिलोंग करता है। इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, और इस तरीके से मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन ले सकती है कि कैसे देना है। तो ये तो गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको आराम से मिल ही जाता है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग एजुकेशन टू दोस चिल्ड्रंस। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखो आर्टिकल 45 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लिया गया है, वो डिलीट किया गया था कि एजुकेशन इज मेड अ फंडामेंटल राइट, इट इज नाउ सब्सटीट्यूटेड विद प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड। अब इसको क्या कर दिया गया, सब्सटीट्यूट ले लिया, ऑल्टरनेट ऑप्शन के जैसा ले लिया गया। इस चीज़ के लिए प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या करना चाहिए, उनको एजुकेशन मिल जाए। और उसी के साथ साथ बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डे केयर्स के बारे में बच्चों, डे केयर में बच्चों को क्या मिलता है, जैसे आपका सिर्फ बिठाने का काम होता है, बालवाड़ी हम जिसको बोलते हैं, या फिर हम नर्सरी सेक्शन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आप जाकर अर्ली एजुकेशन बच्चों को दिलवा सकते हो। Article 45 now states the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। यानी कि अब ज़रूरी है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन कौन से बच्चों को, जो 6 साल से नीचे की एज में बिलोंग करते हैं। अब आता है हमारा आर्टिकल 51A जो हमको बोलता है, जो कि अमेंडेड किया गया, यानी कि चेंज किया गया है, बदलाव लाया गया है इसमें।
Following clauses included a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or what between the age of 6 and 14 years. यानी कि कुछ clauses है किसके लिए दिया गया है, पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए, ताकि वो अपॉर्चुनिटी दे एजुकेशन की किसको, अपने बच्चों को जो 6 साल से लेकर 14 साल तक की एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं. तो ये हमारा आर्टिकल 45 और 51 है जिसमें कुछ तरीके के अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसीलिए वो बीच में यहाँ पर दिए गए हैं. अब आता है हमारा आर्टिकल 22 बच्चों, जो कि बात करता है अरेस्ट और डिटेंशन से. अरेस्ट और डिटेंशन से आर्टिकल 22 इज कॉम्प्लीमेंट्री टू आर्टिकल 21. 22 कॉम्प्लीमेंट्री है किसका, 21 का. क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की बात होती है आर्टिकल 22 के अंदर. राइट ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज इंक्लूड. अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है, ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज, छोटी मोटी बात हो गई और अरेस्ट किया जाता है, तो ऐसे वक्त में उसके क्या राइट्स होते हैं. No one can be arrested without being told the grounds for his arrest. किसी को अरेस्ट करो तो आपको उसको रीज़न बताना पड़ेगा. बिना रीज़न बताए आप उसको गाड़ी में बिठा कर लेकर जेल में नहीं डाल सकते हो. If arrested, the person has the right to defend himself by a lawyer of his choice. और अगर अरेस्ट हो जाते हो आप, तो आपको अधिकार है कि आप अपने लिए एक लॉयर चुनो, और वो लॉयर क्या करेगा, वो लॉयर जो है वो आपके लिए केस लड़ सकता है. Arrested citizen has to be brought before the nearest magistrate within 24 hours. अब आपको अरेस्ट किया, आपने लॉयर ले लिया, अब आपको नियरेस्ट नज़दीकी मजिस्ट्रेट जो है उसके पास 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी पेशी जो है वो होना ज़रूरी है, आपको उनके सामने लाना ज़रूरी है. सॉरी. An arrested person cannot be detained in custody beyond 24 hours except by the order of the magistrate. अब एक जो अरेस्टेड पर्सन है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको आप छोड़ नहीं सकते जो आपकी कस्टडी में है 24 घंटे के पहले नहीं. क्यों? क्योंकि जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आएगा आप उसको नहीं जाने दे सकते हो. नाउ, राइट्स ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आर नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी एलियन. अभी राइट्स ऑफ अ क्या दिया है, पर्सन अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस. अब ये जो राइट्स है, ये कुछ मामलों में उनके राइट्स जो है वो सस्पेंड होते हैं. दे आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू पर्सन्स डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट. तो कुछ क्लॉजेज और लॉज के अंदर क्या होता है, ये राइट्स जो है वो उनको अवेलेबल नहीं होते हैं, जो हम आगे अभी देखेंगे. अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन गवर्नमेंट कैन इम्प्रिजन अ पर्सन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 months. अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है बच्चों, तो गवर्नमेंट जो है वो कितने टाइम तक के लिए उनको इम्प्रिजन कर सकती है, कितने टाइम तक के लिए, कैन इम्प्रिजन अ पर्सन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 months. 3 महीने तक के लिए उनको क्या करके रख सकती है जेल में. It means that if the government feels that a person being at liberty can be a threat to the law and order or to the unity and integrity of the nation, it can detain or arrest that person to prevent him from doing the possible harm. वो भी 3 महीने तक क्यों रखना है? अगर आपको पता है कि ये यहाँ से बाहर छूट गया तो फिर से नालायक है, फिर जाकर कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करेगा, फिर जाके इंडिया की बेइज्जती करवाएगा, जाके हमारा नाम ख़राब करवाएगा, तो इसको क्या करो, 3 महीने के लिए सज़ा दो, इसको पकड़ के बंद करके रखी दो जेल में. आफ्टर 3 months सच अ केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू. 3 महीने तक उसको देखो, ऑब्जर्व करो कैसा इंसान है, क्या है, और फिर एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने रिव्यू के लिए लेकर आओ, उनसे बात करो, उनको देखो, उनको बोलो ये छूटने वाला है या नहीं छूटने वाला है, इसको छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए. हरकतें इसकी बहुत ही ऐसी रही है कि ये छोड़ने के लायक है ही नहीं, तो आप बताओ एडवाइजरी बोर्ड को कि क्या करना चाहिए हमको. तो वो होता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट ऑलवेज इन फोर्स. हर बार ज़बरदस्ती से ये लॉ जो है वो नहीं होता है. इट इज़ अ पावर वेस्टेड इन द पार्लियामेंट टू एनेक्ट सच अ लॉ. ये जो पावर है वो किसके हाथ में दिया गया है, पार्लियामेंट के हाथ में, ताकि ऐसे लॉ को क्या कर सके, वो और ज़्यादा बढ़ा सके, जिससे कि सर्कमस्टेंसेज ऐसे आते हैं, सिचुएशंस ऐसे आती है विच मेक्स इट अनअवॉइडेबल. फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ द लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन विल डू सीरियस डैमेज टू द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ. अगर बार बार हर किसी को पकड़ कर आप जेल में बंद करते हो, आप बोलते हो ना यार चोर का पता तो अच्छे से पुलिस वालों को भी पता रहता है, तो इनको पकड़ के बंद क्यों रखते हैं, इनको छोड़ क्यों नहीं देते हैं. डेमोक्रेटिक लाइफ है भाई, राइट टू फ्रीडम है हमको, तो हम यहाँ पर बार बार पकड़ के जेल में अगर बंद करते जाओगे तो डेमोक्रेटिकली रहने का जो तरीका है वही हमारा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा. That the law is amenable to misuse by the state is clear from the experience of the period of emergency in 1975 to 77 and the few years preceding that. Several acts passed during that time, such as Maintenance of Internal Security Act (MISA) 1971 and the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act
COFPOSA 1974 वे द फॉर्म्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो अगर ऐसी बात आती है ना, जब 1975-77 में कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ गई थी जहाँ पर हमको प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ करना पड़ा था, जहाँ पर एक COFPOSA आ गया था, जहाँ पर हम फॉरेन एक्सचेंज और स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या करते थे, हमने एक्ट बना दिया था। इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर भी हमने काम किया था। तो ऐसे टाइम पर क्यों था, ये जो होते हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले केसेस होते हैं। यहाँ पर अगर आप स्मगलिंग एक्टिविटी कर रहे हो, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं करेंसी प्रिंट कर रहे हो जाकर, तो ये सारी चीज़ें तो आप गलत कर रहे हो, तो इसके लिए आपको जो है वो बड़ी से बड़ी सज़ा मिल सकती है। लेकिन हर वक्त प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं चलेगा, इससे डेमोक्रेटिकली रहने का तरीका जो है वो ख़राब हो सकता है। ओके बच्चों, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद आवर राइट टू फ्रीडम। हमको अपने आज़ादी के अधिकार जो है वो समझ में आ गए हैं। आज़ाद रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आज़ाद रहने के लिए हम किसी और को हार्म करें। ठीक है, हम ऐसा कुछ ना बोले, ऐसा कुछ ना करें, ऐसी कोई एक्शंस हमारे नहीं होनी चाहिए जो हमारे देश के नाम को ख़राब करता हो, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। तो इसी के साथ बच्चों आज का हमारा सेशन जो है यही कंप्लीट होगा। मिलेंगे हम आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में होगा। ये भी बहुत अच्छा राइट है जिसके बारे में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।